फिर बात करते हैं 13 अग्नियों की, है ना। इसमें जो है एक जठराग्नि जो कि प्रधान रूप से होती हैं। इस जठराग्नि के अभाव में बाकी की अग्नियां कोई काम की नहीं। तो जठराग्नि जो है प्रधान अग्नि होती है। 7 धात्वाग्नियां होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 5 जो है भूताग्नियां होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो भूताग्नियां हैं, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जल महाभूत का, कि जल में जो है जल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होते हैं, तो ऐसे हर एक उसमें जो है ये आपके जो पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं। जैसे जल की हमने चर्चा की, ऐसे ही हम आकाश की, वायु, अग्नि और पृथ्वी की बात कर सकते हैं। और उसमें जो है किस किस मॉलिक्यूल्स की अधिकता होती है। तो हमने जो बात की थी कि जो एक महाभूत है उसमें उस महाभूत का अर्धांश और शेष का जो है क्या रहता है, अष्टमांश। तो एक का जो है आधा और शेष का जो है 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 जो है 1/8 भाग जो है होता है, वो मिलकर के जो है एक महाभूत बनता है। तो यहाँ कहने का मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो जल महाभूत है, तो जल महाभूत में जो है आधा ही जो है उसका जो है मॉलिक्यूल लेवल का जो है उसमें है, बाकी शेष जो है अन्य महाभूत हैं। तो उन महाभूतों में जो है अपने अपने सधर्मी अंश जो भूताग्नियां है, उन भूताग्नियां जो है उस अन्न रस से अपने अपने सधर्मी अंशों को जो है पाक करवाती हैं। और क्या करती हैं, उन रस धात्वाग्नियों के द्वारा जो है उन धातुओं का पोषण करते हैं। किसकी उपस्थिति में, जठराग्नि की उपस्थिति में। वही बात जो है हम आगे भी करते हैं। ये जो है धातुओं में महाभूतों का आगे के रस धातु में जो है आपके महाभूत की अधिकता होती है। अधिकता रक्त में आपके और तेजस महाभूत की अधिकता होती है। मांस धातु में पार्थिव महाभूत की अधिकता होती है। मेद धातु में जो है पार्थिव और आप्य महाभूत की अधिकता होती है। इसी प्रकार से अस्थि धातु में पार्थिव और वायव्य महाभूत की अधिकता होती है। मज्जा महाभूत में जो है मज्जा धातु में जो है आप्य महाभूत की अधिकता होती है। और शुक्र में भी जो है आप्य महाभूत की अधिकता होती है, अधिकता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें जो है एक ही महाभूत है, अन्य महाभूत भी होते हैं, लेकिन वो न्यूनाधिक में होता है। क्योंकि अपने आप में एक महाभूत ही अन्य महाभूतों के साथ मिलकर के बना होता है। तो ये जो महाभूत है, इनकी जो अग्नियां हैं, जैसे रस धातु में जो है आप्य महाभूत है, तो आप्य महाभूत की जो है अग्नि, वो अग्नि जो है क्या करेगी, अपने सधर्मी अंश को लेकर के इस रस धातु का जो है पोषण करती है। यानी कि हम जो अन्न का ग्रहण कर रहे हैं, कौन सा होता है, वो पंचभौतिक होता है। तो वो पंचभौतिक यदि हमने जो खाया उसकी केमिकल एनालिसिस करेंगे तो क्या आएगा, किसी में कार्बन अधिकता रहेगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा उसमें। इसके अलावा बहुत सारे जो है केमिकल बॉन्डिंग भी होंगी, जैसे कि मैंने उसमें बात की थी बॉन्डिंग की। तो इस प्रकार से जो है वो स्ट्रक्चर बन करके वो डाइजेस्ट होता है और वापस एब्जॉर्ब होता है, और वापस किसका, हमारे बॉडी का जो है जहाँ उन केमिकल्स की आवश्यकता होती है वहाँ उसकी पूर्ति होती है। तो जो आचार्य चरक ने जो बात की है, परिणाम प्राप्त धातुएं, उन धातुओं को कहाँ से, उस पर्टिकुलर प्लेस तक ले जाने का जो काम कर रहा है वो स्रोतस है। फिर बात आई है ख की। तो हमने अयन की बात की, मुख की बात की, अयन और मुख की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ख की। ख आकाश, द मूल एंड सोर्स आर वन ऑफ द सेम। जो मूलात् खादांतरम देह, जो सुश्रुत ने बात की है कि मूलात् खादांतरम देह प्रसुप्त अविवाह्य सोतदिति विज्ञेयम सिनाधम्नी वर्जितम, जिसमें जो है जो मूल से ख युक्त प्रसद फैली हुई
जो शरीर में खयुक्त खोखली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो जो है जो दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है, ऐसी जो है स्ट्रक्चर जिसमें शिरा और धमनी जो है नहीं हो, ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है स्रोतस्य। बात वही जो है यहाँ पर समझाने की बात की कि द विजिबल और इनविजिबल स्ट्रक्चर हैविंग एन इन्फ्लुएंस इन आकाश महाभूत खानी, जो खानी की बात की, एंड ल्यूमन्स यहाँ पर जो है देखिए इसकी बात की है मॉडर्न से, आर स्रोतस में ट्रांसपोर्ट दी प्रोग्रेसिवली वेरिएबल धातु, सुधातु, दोष, मल, अन्न, जल, प्राण, मन, शब्द एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी कि इन सब का जो है वो जो आकाश होगा, अगर आकाश नहीं होगा तो गमन नहीं हो पाएगा। तो हमको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उन परिणाम प्राप्त धातुओं को ले जाने के लिए जो है हमको क्या चाहिए, ख युक्त आकाश चाहिए। इसीलिए जो है आचार्य सुश्रुत ने उस स्ट्रक्चर की बात की कि वो पैसेज होना चाहिए, हॉलो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहां हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जा सकते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, ये ल्यूमन्स की बात की है, इस पे भी हम अब चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है धातुएं, उपधातुएं, दोष, मल, अन्न, जल, प्राण, मन, शब्द आदियों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का काम कर रहा है वो स्रोतस। जो कैपिलरी नेटवर्क की बात यहाँ पर जो है की है एग्जाम्पल के रूप में कि जो आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स, तो इसमें जो है आर्टेरियोल्स की फिर जो ब्रांचेस होती हैं मेटा आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स के बाद में जो है थ्रूफेयर चैनल्स और फिर जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं उसमें जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, आर्टेरियल कैपिलरीज, वेनियस कैपिलरीज होती हैं और वहाँ पर जो है इनकी जो ल्यूमन्स होती हैं। अब कैपिलरी की ल्यूमन्स कितनी बड़ी हो सकती है, तो उस माइक्रो लेवल पर बात की है हमने कि वो जो ख युक्त भाग है जिसमें हमने अयन मुख की बात की थी, उस अयन मुख में 1 आर एंट्री एंड 1 आर एग्जिट है ना। तो कोई भी जो है जो हमारी मुख है उसमें जो है एक तरफ से एंट्री होगी और दूसरी तरफ से जो है एग्जिट होगी, ये इसकी हमने चर्चा की थी। तो वही बात जो है यहाँ पर आचार्यों ने जो है समझाने की बात करी। स्रोतस इज द फिजियोलॉजिकल यूनिट, धातु नाम अभिवाहिनी। उनने जो है क्या बात की है कि ये जो है धातुओं का अभिवहन करती है। जो हमारे शरीर की धातुएं हैं सातों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम, वहन, वहन की बात की, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो है इन्हें बात की है शरण की बात की, किसके द्वारा होता है, शिराओं के द्वारा, गमन धमनी के द्वारा होता है, और वहन जो है किसके द्वारा होता है, जो रसवाहिनियां हैं, रस, रक्त, मांस में। तो ये जो रसवाहिनियों की जो बात हमारे यहाँ पर जो है आचार्यों ने जो की है वो जो है रस रक्त परिसंचरण में भी बात करी है कि वो रसवाहिनियां जो हैं रस से रक्त को जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान तक जो है ले जाने का काम जो है करती है। फिर जो है वहन की कितनी, तो ये सारी जो है इसकी एक यूनिट है। तो हम बात करते हैं कि वहन क्या है, वहन क्या है। वहन कर्म बाय अयन मुख, जो वहन है किसके द्वारा होता है, अयन मुख के द्वारा हो रहा है। देखिए ये हमने मॉडर्न का एग्जाम्पल लेकर के जो है यहाँ पर बात की है, जितना मैं जानता हूँ उसको बताने की जो है प्रयास करूँगा आपको। जो कैपिलरी ल्यूमन्स की बात की थी मैंने अभी, है ना, ये कैपिलरी ल्यूमन्स, वॉल ऑफ द कैपिलरी, और कैपिलरी के बाहर जो है क्या होता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड। तो इसमें जो है
क्या होता है, सबसे पहले जो है जो लार्ज पोर्स होते हैं उसका जो है हमने एरिया भी दिया हुआ है 250 ये जो है मुझे नहीं पता किस प्रकार की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम। देखिए तो ये जो है एंगस्ट्रॉम जो है इसकी यूनिट है 250 एंगस्ट्रॉम, इतना जो है उसकी साइज की बात की है। उसमें जो है लार्ज फोर्स है, उसमें जो है ट्रांसपोर्ट किस किस के होते हैं, वाटर के होते हैं, सम आयन, पॉजिटिव आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव माइक्रो मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स का जो है इस अयन मुख के द्वारा इस अयन मुख के द्वारा जो है इन चीजों का जो है ये जो है हमारा एंट्री है और ये एग्जिट है। तो ये जो है हमारे उस ब्लड कैपिलरी से जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो लार्ज पोर्स है 250 एंगस्ट्रॉम जो है उसका डायामीटर है और वहाँ से जो है ये जो वाटर प्रोटीन्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से जो स्मॉल पोर्स हैं उसका जो है 45 एंगस्ट्रॉम जो है उसका डायामीटर होता है। उसके अंदर जो है उतने ही लेवल के, यानी कि यहाँ पर जो है 250 और यहाँ पर जो है 45 जो है एंगस्ट्रॉम के मॉलिक्यूल्स जो है उस ल्यूमन से जो है पास होते हैं। और अल्ट्रा स्मॉल ट्रांसपोर्टिंग पोर्स, इसमें जो है 2 एंगस्ट्रॉम के जो है पोर्स होते हैं, इतने जो है माइन्यूट पोर्स होते हैं और उससे जो है वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सम लिमिटेड माइक्रो मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जो है इसकी यूनिट भी जो है इसका डायामीटर भी लिखा हुआ है कि कितने डायामीटर वाले ही जो है वहाँ से पास हो पाते हैं। ल्यूमन कैपिलरी जो है ल्यूमन है उसके अंदर से जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ये जो है हमारे हर सिस्टम की सेल्स पर जो है लागू होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, और एक कोई भी सिस्टम हो हमारे, उसमें जो है ये सिंपल जो है जो वहन कर्म है वो होता है। और स्रोतस में क्या होता है, वहन ही तो होता है, श्रवणात् सब्दांश, जिसमें श्रवण, यही श्रवण है। और ये चीज़ हमको अगर पता चल गई तो ये कहाँ कहाँ होता है, पूरी बॉडी में होता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह ही नहीं होता है। हमारे जो स्किन है उस पर भी वहन कर्म होता है ना, जो हमारे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो ले रही है और हमारे जो है बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एवोपरेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी वहन कर्म हो रहा है। कौन सा स्रोतस है, स्वेद वह स्रोतस, स्वेद का जो है वहन हो रहा है। तो हम जो है इसलिए आचार्य चरक इस बात को जानते थे, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि यावंते ही मूर्तिमंतो भाव विशेषण एवस्मिन् स्रोतसा प्रकार विषय, कि उनने जो है असंख्य स्रोतसों की कल्पना की कि जो है ये सब जो है असंख्य होते हैं। और जब असंख्य होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के चैनल्स भी जो है असंख्य होते हैं, इसलिए जो है स्रोतस जो है असंख्य। तो मैं समझता हूँ आपको जो है वहन कर्म जो है आपको जो है ये पता, वहन व्यू ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वहन जो है किस प्रकार से होता है। तो ये जो है जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है दो प्रकार की, वन इज द पैसिव प्रोसेस एंड अनदर वन इज द एक्टिव प्रोसेस। ये हमारी बॉडी में जो है हम मॉडर्न की बात करें तो ये जो है दो प्रोसेस होती हैं। What is the passive process? A passive process which means it does not require energy. इसमें जो है विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और अनदर वन इज द एक्टिव प्रोसेस, एन एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर द प्रेजेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी टू टेक प्लेस। इस काम के लिए जो है हमको एनर्जी की आवश्यकता लगती है। तो एक जो है विदाउट एनर्जी
और विथ एनर्जी। ये दो प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकल होती हैं। तो पैसिव प्रोसेस में जो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये जो चीज़ें होती है ये जो है हमको स्रोतस को समझने के लिए जो है सहायक होती है। जो हमारा वहन कर्म है तो किस प्रकार से वहन हो रहा है, तो मैंने कहा था आपको मॉडर्न के पैरामीटर पे जो है अपन बात करेंगे। तो ये मॉडर्न के पैरामीटर पर जो है जो पैसिव प्रोसेस हो रही है और एक्टिव प्रोसेस है उसको जो है हमको समझने के लिए जो है, तो सबसे पहले पैसिव प्रोसेस में बात करें डिफ्यूजन की, एक्सचेंज बिटवीन प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, द नेचुरल स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड और गैस, स्प्रेड आउट है ना। आप सब जानते हैं कि इसके लिए जो है छोटा सा जो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि इत्र की शीशी को एक इस कमरे की कोने पर यदि हम खोल देते तो पीछे बैठे हुए को भी उसकी खुशबू क्यों आती है, थ्रू टू डिफ्यूजन। वो डिफ्यूज हो गया एटमॉस्फेयर में। तो वो ही बात जो है यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल लेकर के बात की कि गैसियस एक्सचेंज में भी जो प्लाज्मा एंड रेड सेल्स, तो उस प्लाज्मा और रेड सेल्स में जो है किस प्रकार से जो है डिफ्यूजन होता है। तो ये जो है H2O का जो है ऑस्मोटिक वाटर शिफ्टेड होते हैं और ये जो है CO माइनस आयन होता है। और इस प्रकार जो है ये जो है तीन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में कैटाबोलिज्म होता है, H2CO3 और HIN और CO3 आयन, फिर ये जाएगा HIN के साथ मिलकर के। इस प्रकार से जो है ये जो एक्सचेंज है ये जो है हमारा जो है जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। कि किस प्रकार से जो है हमने जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को छोड़ा थ्रू डिफ्यूजन। तो ऐसी जो है अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी ऐसी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जो वहन का कर्म कर रही है। किसके द्वारा, पोर्स के द्वारा। वो पोर्स की भी हमने चर्चा कर दी कि कितने माइक्रो लेवल तक वो पोर्स होते हैं। तो ये जो है डिफ्यूजन की जो है हमने यहाँ पर बात की। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एडमिक्सचर ऑफ फूड स्टूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, डिफ्यूजन होता है इसमें। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एक्सचेंज बिटवीन द प्लाज्मा एंड रेड सेल्स, एक्सचेंज इन कैपिलरीज, that is food stuff, oxygen from blood toward the tissue fluid, exchange in lungs capillaries, that is oxygen from air to venous blood and carbon dioxide from venous blood into the air, and the admixture of gases in the lungs. ये सारे जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन करते हैं। अनदर वन इज osmosis. What is the osmosis? A process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to higher solute concentration. ये जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो ये जो एक्सचेंज होता है थ्रू पोर्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भी क्या है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स के द्वारा जो है एक्सचेंज। तो ये एक मॉडर्न से प्रोसेस है, इसके द्वारा भी एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी के अंदर। अनदर वन इज दी, इसमें जो है एग्जाम्पल है, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एक्सचेंज इन द कैपिलरी बेड, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, reabsorption of CSF, continuous osmotic exchange between plasma and red blood cells, or clinically this biophysical technique is used in the injection of isotonic, hypotonic and hypertonic saline as the treatment. तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो है इस प्रकार से भी जो है ऑस्मोसिस का काम होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, the transport of substance across the biological membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration with the help of transport molecules.
इसमें जो है डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन फैसिलिटेट हो रहा है सिलेक्टिवली। इसमें जो है आपने एक बार पढ़ा होगा लॉक एंड की, तो इसमें भी यही है कि वो जो मेम्ब्रेन होती है वो एक सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने देती है, दूसरे पार्टिकल्स को वो अलाउ नहीं करती। तो ये ऐसे भी जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अनदर सम एग्जांपल है इसमें, ग्लूकोज बाइंड्स टू ए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन सेल glutamine at the extracellular surface of the membrane, and as the glutamine transport changes shape, glucose passes through the membrane और glutamine release glucose into the cytosol। तो ये सारा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है होता है। Another one is the filtration, well known, a process in which solid particles in liquid or gaseous fluid are removed by the use of filter medium that permit the fluid to pass through but retain the solid particles। तो ये इस प्रकार का जो है ये टिश्यू है, ये जो है कैपिलरी है, इसके अंदर जो है जो फिल्ट्रेशन होता है, जो ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन करता है हमारा। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये जो है हमारी एक्टिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस है जिसमें हमको एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो जो है उन मॉलिक्यूल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो है अयन, मुख, ख और वहन को जो है पूरा क्लियर कट समझ लिया है। तो अब जो है तो हम लोगों ने जो है स्रोतस के संबंध में जो है फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल की चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम जो है पैथोजेनेसिस ऑफ स्रोतस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो है आचार्य सुश्रुत में जो है कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग ख वेगुन्यास तत्र व्याधि जायते। ये जो है पैथोजेनेसिस की यहाँ पर बात की कि कुपितानाम ही दोषाणाम, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग ख वेगुन्यास तत्रो व्याधि जायते। बहुत स्पष्ट हमने कहा है कि जब दोष कुपित हो जाते हैं तो वो शरीर में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। जो षड क्रिया काल की जो है बात की थी कि षड क्रिया काल में संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ता और भेदावस्था। तो जो स्थान संश्रय अवस्था होती है वहाँ पर जो है जो कुपित हुए दोष हैं और दोष और दुष्य की समूर्छना होती है तो वो शरीर में जो है परिभ्रमण करते हैं जहाँ पर यत्र संग ख वेगुण्या, जहाँ पर यहाँ पर फिर वापस वही बात की, जहाँ पर ख वेगुण्य होगा, जहाँ पर स्पेस होगी, जहाँ पर ख होगा, आकाश होगा, वहाँ पर जो है क्या होगा, वो कुपित हुए दोष जो है आपस में मिलते हैं, वहाँ पर जो है व्याधि उत्पन्न होगी। यानी कि व्याधि कहाँ पर होगी, जहाँ पर ख वेगुण्य होगा। और जहाँ पर ख वेगुण्य होगा यानी कि आपने स्रोतस के मार्ग को क्या किया, अवरोध किया। आप उस स्रोतस के मार्ग को रोकेंगे तो क्या होगा, व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। सोतो दुष्टि की बात की है, अति प्रवृत्ति संगो वा शरणाम ग्रंथ्यो अपि वा विमार्गम चापि सोत्सांग दुष्टि लक्षण। अति प्रवृत्ति चार की बात की है, ये सामान्य सोतो दुष्टि के लक्षण है। सामान्य जो स्रोतस के दृष्टि है उनके चार लक्षण बताए, अति प्रवृत्ति,
संग, शिरा ग्रंथि और विमार्गमन, ये चार जो है स्रोतस दृष्टि के लक्षण। अति प्रवृत्ति, जो जिस मात्रा में प्रवाह होना है उससे अधिक में हो जाना। संग, इस पर भी अभी और चर्चा करेंगे। संग, रुक जाना। शिराणाम ग्रंथियों विवा, शिराओं में जो है ग्रंथियां उत्पन्न, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाना। और विमार्गमन, जो जिस मार्ग से जाना चाहिए उस मार्ग से न जाकर के जो है दूसरे विपरीत मार्ग में चला जाना, यानी कि जिस मार्ग से उसको जाना चाहिए उस मार्ग से न जाकर के जो है दूसरे मार्ग से जाने की जो है विमार्गमन जो है उसको कहा गया है। तो यहाँ पर जो है हम एक उदाहरण के रूप में देते जाते हैं कि सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अति प्रवृत्ति। कैसे होती है अति प्रवृत्ति? तो अति प्रवृत्ति में जो है जो पुरीश व स्रोतस है, पुरीश व स्रोतस में क्या होता है कि मल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और उसको जो है मल को जो है प्रवृत्त किया जाता है। ये उसका सामान्य कर्म है। यदि इसमें जो है अति प्रवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? अतिसार हो जाएगा। जो मल को जिस मात्रा में प्रवृत्त होना चाहिए उस मात्रा से अधिक मात्रा में प्रवृत्त होने लग गया, अति प्रवृत्ति। तो वो क्या हो गया? उस स्रोतस की दृष्टि हो गई। फिर संग की बात की, रुक जाना। यदि पुरीश व स्रोतस में, ये एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, कि जिस मात्रा में मल को प्रवृत्त होना है वो ना होकर के यदि रुक जाता है तो क्या होगा? मल बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। तो वो भी जो है क्या है? स्रोतस दृष्टि का लक्षण है। फिर शिराणाम ग्रंथियों पीवा, यदि वहां पर जो है ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने लग रहा है। क्या होने लग गया है? ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो हाथ का जो है हमारा फोल्ड हो गई है ना, तो मल जिस मार्ग से जाना चाहिए तो वो मार्ग जो है वहां पर क्या हो गया? रुक गया। तो उसके द्वारा भी जो है स्रोतस दृष्टि होने लगी। और दूसरा जो है विमार्गमन, मल को जो है गुद मार्ग से बाहर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उसका मार्ग जो है विपरीत हो गया, मुख मार्ग से बाहर निकलने लग गया। क्या होता है उसमें? वमन हो जाता है, छर्दी हो गई। तो हमने जिस मार्ग से आहार को ग्रहण किया उस मार्ग से न जाकर के जो है वापस जो है वो उसी मार्ग से वापस निकल रहा है, तो वो उसका जो मार्ग है वो भी मतलब उल्टा हो गया। तो ये जो है चारों जो है स्रोतस दृष्टि के जो है सामान्य लक्षण की जो है चर्चा जो है आचार्य ने द एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ स्रोतस। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, यहाँ पर भी स्रोतस की बात की कि जो स्रोतस है यदि साम्य अवस्था में रहेंगे तो बिल्कुल दोष धातु और मल इनका जो है सम्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवाह होगा, तो निश्चित है कि वो दोष धातु मल जो है उसके मूल होकर के शरीर के जो है मूल हो जाएंगे। फिर आचार्य चरक ने जो है बात की, शरीरावयास्तु परमाणु भेदन परिसंख्यायां भवति अति बहुल्यात् यदि सोक्षात् अति इंद्रियाच्च तेषां संयोग विभागे परमाणां कारणं स्वभावश्च। क्या बात की है कि शरीरावयास्तु परमाणु भेदन परिसंख्यायां भवति अति बहुल्यात् अति सूक्ष्मात्। क्या हमको क्यों दिक्कत आती है स्रोतसों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या है वो? अति बहुल्या, अति सूक्ष्म, अति इंद्रियाश्च।
बहुत छोटे होंगे, बहुत बड़े होंगे, अति सूक्ष्म, बहुत माइक्रो लेवल के हैं, तो हम जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है इसके जो है कारण कर्म स्वभावस्य की बात कर दी इसमें। इसी प्रकार से जो है हमने जो है इसीलिए जो है आचार्य सुश्रुत ने जो चर्चा की उसमें जो है एक्सटर्नल जो है और इंटरनल स्रोतस की जो है बात की कि बाह्य स्रोतस और आभ्यंतर स्रोतस। तो बाह्य स्रोतस में जो है कौन कौन से आते हैं? नव महांति छिद्राणि सप्तशिरंसि द्वे चाप्यतः। चरक ने जो है बात की है कि जो 9 है महांति छिद्राणि, जो 9 जो महान छिद्र की बात की है, सप्तशिरंसि 7 जो है शीर प्रदेश में होते हैं, वे चाप्य और 2 जो है अधोमार्ग में होते हैं। ये 7 जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। उनको जो है स्रोतोमुख की बात जो है वहां पर की है कि वो जो हमारे एंट्री लेवल है या एग्जिट लेवल है, या तो उसमें से जो है प्रवेश करा रहे हैं किसी चीज को या फिर बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे जो 9 द्वार हैं उन 9 द्वारों की जो है यहाँ पर आचार्य चरक ने जो है चर्चा की। श्रवणम नयनम वदनम घ्राणम बुद्धमेन्द्रम चापीनम श्रोतांसी नाराणाम बहिर्मुखानि एवं अन्यानि स्त्रीणाम परमाणि च त्रीणि द्वे स्तनियोर अधश्चात्। सुश्रुत ने जो है 9 के साथ में 3 और एक्स्ट्रा बात कर ली कि जो 9 मुख हैं कौन कौन से? श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, बुध, मेंद्र, ये जो है 9 ओपनिंग्स हैं हमारी बॉडी के। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासा और मुख, ये 7 जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द बॉडी है। इसके अलावा जो है जो मूत्र मार्ग है और गुद मार्ग है, वो 2 मार्ग और बात की। तो ये 9 बाह्य स्रोतस की बात की। इसके अलावा हमने कहा है एवान्य स्त्रीकरण, इसके अलावा 3 जो है अलग से स्त्रियों में होते हैं, वे स्तनियोर अधस्तस्त। एक जो है जहां पर आर्तव का वहन होता है और 2 जो है स्तन। ये जो है 3 और स्त्रियों में अधिक होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मानना। तो ये जो है बाह्य स्रोतसों की बात जो हमने की। आभ्यंतर स्रोतस, आभ्यंतर स्रोतस में जो है जो हमने बात की है प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, रक्तवह, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीष और श्वेत। और एक जो बात की है वो आर्तव स्रोतों की बात की। तो ये बाह्य स्रोतसों की भी बात की और आभ्यंतर स्रोतसों को भी जो है बात आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो है की है। डिफरेंस बिटवीन चरक स्कूल एंड सुश्रुत स्कूल, दोनों में क्या अंतर है? तो आचार्य चरक ने बात और सुश्रुत ने जो है ये जो है शिरा, धमनी और स्रोतस एक है कि नहीं है, तो इन दोनों स्कूलों की बात करें तो इन्हें जो है आचार्य चरक ने, ये सबसे पहले मैंने चर्चा की भी थी आपके सामने ये कि किस प्रकार से जो है बात की है धमन्यात, जिसमें धमन क्रिया होती हो वो धमनी है, श्रवणात् श्रोतांसी और शरणात्, ये जो है अलग अलग, जिसमें धमन क्रिया होती हो दैट इज कॉल्ड धमनी। धमनी की हम चर्चा कर चुके हैं। और शरणात् शिराहा, जिसमें शरण क्रिया होती हो, धीमी गति से, धीमी गति से जो है प्रवाह होता हो, इज कॉल्ड शिरा, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये जो है जिसमें श्रवण क्रिया होती हो, वहन, जिसमें वहन क्रिया होती हो, वो जो है श्रोत। ये आचार्य चरक का मानना है। और सुश्रुत का क्या कहना? श्रोतस द्वितीय विज्ञेयम शिरा धमनी वर्जित। यहाँ पर बात की कि श्रोतस द्वितीय विज्ञेयम शिरा धमनी वर्जित, जो शिरा भी नहीं हो और धमनी भी नहीं हो,
उनसे भिन्न मूलाद खादांतरम देहे प्रसत्व विवाहियत, उनसे जो है भिन्न मूल से उत्पन्न होने वाली खयुक्त, कैसी होना चाहिए? खयुक्त, हॉलो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्यूबुलर, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। और वो कौन सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए? जो शिरा भी नहीं होना चाहिए और धमनी भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों से जो भिन्न है वही स्रोतस कहलाता है। तो ये आचार्य चरक और सुश्रुत के जो है अपने अपने जो है स्रोतस के संबंध में प्लेस ऑफ सुश्रुत। चतुर्विंशतिर्धमन्यो नाभि प्रभावा विविधा तत्र केचिदा होशिरा धमनी सोत्साम विभागा। क्या बात की है इसने? चतुर्विंशतिर्धमनियों, 24 प्रकार की धमनियों की बात की है। इसीलिए जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है स्रोतस को जो है कहाँ वर्णन किया है? धमनी व्याकरण में जो है बात की। स्रोतस के लिए अलग से अध्याय नहीं बनाया, उनने धमनी व्याकरण अध्याय में ही स्रोतसों का वर्णन, पहले धमनियों की बात की और फिर स्रोतस की बात की। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है बात की है चतुर्विंशतिर्धमनियों की। नाभि प्रभवा अविहिता, नाभि से उत्पन्न होने वाली जो है 24 धमनियों की बात की हमने, जिसमें से हम जानते हैं कि जो है 10 जो है ऊर्ध्वगामी होती हैं, 10 अधोगामी होती हैं और जो 4 होती हैं वो तिर्यकगामी होती है। और सब अपने अपने शब्द रस रूप गंध को जो है वहन करने वाली होती है। और कैसी होती है? प्रत्येक 2-2 होती है, ऐसा भी आचार्य ने कहा है। जो उनके लक्षणों में बात की है कि जो है ऊर्ध्वगामी धमनियाँ क्या है, अधोगामी धमनियाँ क्या है और तिर्यकगामी धमनियाँ है। जब हमने जो चर्चा की थी तो इन सबको जो है विस्तृत से जो है बात जो है की थी। तो ये 24 प्रकार की जो धमनियाँ है नाभि से उत्पन्न के शिरा धमनी सोत्साम विभागा, और उनमें से जो है क्या होता है? शिरा धमनी और स्रोतसों का जो है डिवीजन होता है, विभागा। शिरा के नाम एवं धमनियां स्वतांसी चेती व्यंजनत्वात् मूल सन्निकर्षात् कर्म विशेषात् और आगमचात् केवलम तो परस्पर सन्निकर्षात् सदस्य गमनत्वा सूक्ष्मता विभाग कर्मणा विभागा एवं कर्मसु भवति। इनने जो है 4 जो है डिवीजन किए हैं कि हम इनसे जो है इनको कैसे भिन्नता करते हैं। तो उन्हें 4 जो है स्पष्ट बात है, व्यंजनत्वात् मूल सन्निकरण, कर्म विशेषात् और आगमच, इस पर जो है हम वन जो है चर्चा करते हैं। व्यंजनत्व, डिफरेंस बिटवीन साइन एंड ऑफ स्रोतस, अलग अलग साइन, उनके साइन, सिम्टम्स और साइज अलग अलग होती है। धमनी 24 होती है, शिराएं 700 बताई है ना, उसमें वातवाह, पित्तवाह, कफवाह, रक्तवाह, अलग अलग बात की। दमन्यात् दमन्यः, शरणात् शिराः और श्रवणात् श्रोतांस। तो हर एक की अलग अलग बात की है। तो व्यंजनत्वात् की बात की, अटैचमेंट ऑफ देयर ओरिजिन, मूल सन्नी उनके जो है शिराजार नाभि प्रभवा, शिराएं जो है कैसी होती है? नाभि से उत्पन्न होती है। धमन्यात् नाभि प्रभवा एंड श्रोतस आर देयर, सबके जो है उनके मूल अलग अलग है। शिराएं जो हैं अलग मूल से, धमनी के मूल अलग है और स्रोतस के मूल जो है अलग है। प्राण वहे द्वे तयोर मूलम हृदयश्च प्राणवाहिनश्च धमन्य, तो मूल अलग बता दी। रस वहे द्वे तयोर मूलम रसवाहिनश्च धमन्य, उदक वहे द्वे तयोर मूलम तालुक्लोम च। तो उनकी मूलों की बात जहां की है वो तो मूल सन्निकर्षा अलग अलग है, पर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको जो है लगता है कि शिरा जो है धमनी तो नहीं है, धमनी स्रोतस तो नहीं है। तो ये बार बार जो है हमको
कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए जो है आचार्य सुश्रुत ने बात की कि व्यंजनत्वात्, मूल सन्निकर्षात्, कर्म विशेषात् और आगमत्वात्, इन चार से जो है हम इनको अलग अलग करते हैं। फिर कर्म विशेषात्, डिफरेंस बिटवीन देयर फंक्शंस, उनके कर्म अलग अलग है। शिराओं के कर्म अलग है, धमनी के कर्म अलग है, और स्रोतस के जो कर्म है वो अलग है। धमनियां जो है दमन करने का काम करती है, शिराएं जो है वात, पित्त और कफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वहन करने का काम होती है। रक्तवाह जो है रक्त का वहन करने का काम करती हैं, जबकि स्रोतस क्या करती हैं? परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। एंड अनदर वन इज दी आगमन। डिस्क्रिप्शन फाउंड इन लिटरेचर ऑफ देयर पीरियड। आप्तवचन, जो आप्तवचन है यानी कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों ने जो है कहा है, शिराओं के लिए अलग बात कही है, धमनियों के लिए अलग बात की है, और स्रोतस के लिए अलग बात की। अगर ऐसा होता तो वो शिरा, धमनी, स्रोतस एक साथ कर देते हैं, लेकिन चूंकि वो तीनों शब्द एक साथ प्रयोग में आते हैं, इसलिए जो है हमको कंफ्यूजन पैदा होता है बार बार कि शिरा जो है स्रोतस तो नहीं है, धमनी स्रोतस तो नहीं है। तो ये जो है इस चार के आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि जो है शिरा, धमनी और स्रोतस जो है अलग अलग। फीचर्स एंड अपीयरेंस। स्वधातु संवर्णानि वृत्तिस्थुल्याणानि च स्वतांसे दीर्घाणि कृता प्रतान सदनाशी च। आचार्य सुश्रुत ने चरक ने जो है बात की है, क्या बात की है? स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूल्य अणु श्रोतांसे दीर्घाण्य कृत्या प्रतान सदस्यानि। उसके फीचर्स की बात की, कैसे होते हैं? स्वधातु अपने अपने धातु के वर्ण के होते हैं। तो स्रोतस का यहाँ कलर की बात की है कि स्रोतस हमको कैसा दिखाई देगा, तो बोले अपने अपने धातु के वर्ण का दिखाई देगा। रस धातु का जो वर्ण होगा उस वर्ण का वो रसवह स्रोतस दिखाई देगा। रक्त वह स्रोतस का जो वर्ण होगा या रक्त धातु को जो वर्ण होगा वैसा रक्त वह स्रोतस दिखाई देगा। मांस धातु का जो वर्ण होगा उस वर्ण का जो है वो स्रोतस, मांस वह स्रोतस दिखाई देगा। इसी प्रकार से अन्य धातुओं की बात की है कि अपने अपने धातु के वर्ण के हो जाते हैं। कैसे होते हैं? व्रत, स्थूल और अणु होते हैं। उनने जो है किस प्रकार का दिखाई देगा उसकी भी बात कर दी। स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, तो वो जो है बताया है कि व्रत होगा, स्थूल होगा और अणु होगा। सोतांशी दीर्घाणि कृता, दीर्घ प्रतान सदशानी, और कैसा होगा? बिल्कुल फैला हुआ प्रतान के समान जो है, जो कमल नाल की जो डंडियां जो फैली होती है ना पानी में, किस प्रकार से प्रतान के रूप में जो है फैली होती, बस वैसे ही जो है हमारे शरीर में जो है वो फैला हुआ होगा। कैसा? वृत्त, स्थूल, अणु और दीर्घ के रूप में जो है फैला, प्रतान के समान जो है वो फैला हुआ होगा, और अपने अपने धातु के वर्ण का होगा। तो हम यदि हमें वो धातु का वर्ण पता होगा तो हम उस स्रोतस का वर्ण भी पता कर सकते। यदा स्वभावतः खानी मणालेषु विशेषु च धमनी नाम तथा खानी रसो ये रूप से बिल्कुल बात की कि जिस प्रकार से मड़ाल मतलब कमाल की जो डंडी है और विष उसके जो फैले हुए उसके प्रकार से जो है विशेष धमनी नाम तथा खानी रसोई, जिस प्रकार से धमनियां जो है फैली हुई होती हैं उसी प्रकार से जो है वो स्रोतस भी जो है फैले हुए रहते। यानी कि कुल मिलाकर के जो है आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो उदाहरण जो है जो दिया है वो कमल नाल की जो है डंडी कैसी होती है? बिल्कुल हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर।
और उसमें जो प्रतान फैले हुए थे हैं उस कीचड़ में, तो बिल्कुल जो है उसको स्टेबल करके रखते हैं। तो वही बात जो है हमारे आचार्यों ने जो है उसका उदाहरण देते हुए जो है यहाँ बात की है। और तीसरी जो बात आचार्य सुश्रुत ने एक और कही है, मलाद खादांतरम देह प्रसव स्वतः शिराधमनी। तो ये स्पेसिफिक जो बात है आचार्य सुश्रुत और चरक ने जो है स्रोतस के संबंध में जो है कही। Count of reasons originating the confusion about the Srotas, Vishira, Dhamni and Susruta. केवलम तो परस्पर संगा। क्यों कंफ्यूजन पैदा होता है? हमने जो है उसकी बात तो कर दी यहाँ पर कि अलग अलग कैसे हैं, लेकिन कई बार जो है ऐसा लगता है कि ये एक है। पहले इसकी बात करना थी, बाद में उसकी बात करना थी, कोई बात नहीं। केवलम तो परस्पर सन्निकर्षा सदस्य गमना कर्मत्वात् सूक्ष्मश्च विभक्त कर्मणा विभागा एव कर्मसु परस्पर सन्निकर्षा। एक दूसरे के जो है पास पास इतने होते हैं कि हमको ये लगता है कि शिरा और धमनी जो है क्या है, स्रोतस है। परस्पर सन्निकर्षा, तो इंटरकनेक्शन बिटवीन शिरा एंड धमनी एंड स्रोतस। इस वजह से जो है हमको ऐसा लगता है कि शिरा, धमनी और स्रोतस जो है एक है, लेकिन अलग अलग। सदर्श धमनी एक जैसे जो है वो करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ शिरा, धमनी एंड स्रोतस एज दी डिस्क्राइब इन लिटरेचर। ऐसा लगता है हमको कि उनके जो है सबका काम तो वहन करने का ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो ले जा रहे हैं, शिराएं भी ले जा रही, धमनी भी ले जा रही है ना। तो हमको जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये जो है एक है कि अलग अलग है। और तीसरी जो बात की है सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि शिरा धमनी है या धमनी स्रोतस है, कि शिरा स्रोतस है कि धमनी स्रोतस है। तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सूक्ष्म होने की वजह से। लेकिन जो चार लक्षण की बात की है, व्यंजनात्, कर्म विशेषात् और आगमचात्, इनकी वजह से जो है हमको ये पता चल जाता है कि शिरा, धमनी और स्रोतस अलग। देयर इज नो कंफ्यूजन सिनोनिम ऑफ स्रोतस। अब देखिए यहाँ पर जो है आचार्य चरक ने क्या बात की है, इसके पर्याय की बात की, स्रोतस के पर्याय की बात की। तो स्रोतस के पर्याय में जो है हमने बात, इस पर बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबा होता जाएगा। तो सिनोनिम्स ऑफ स्रोतस में जो स्रोतांशी, शिरा, दमन्यः, रसायनिश्च, रसवाहिन, नाड्यः, पंथाः, मार्गाः, शरीर छिद्राणि, संवृता संवृतानि, स्थानानि, आशया, निकेताश्चेति, शरीर धातु आकाशाय, लक्ष्यालक्षणानां नामानि। तो ये जो है हमने जो है आचार्य चरक ने जो है स्रोतसों के पर्याय बताए। क्या बताया है कि शिरा स्रोतस का पर्याय है, धमनी स्रोतस का पर्याय है, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृता स्थान, असंवृत स्थान, आशय, निकेत, धात्वाशय, कोश, अयन, ख और द्वार, ये सब जो है स्रोतस के पर्याय हैं। और इन पर्यायों की वजह से जो है ऐसा लगता है हम लोगों के शिरा और धमनी जो है स्रोतस हैं कि अलग अलग। लेकिन हमको वो कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये जो है कई बार जो है ऐसा रेफरेंस जब आता है तो उनने जो है स्रोतस न कहते हुए जो है शिरा कह दिया, धमनी कह दिया, लेकिन उसके कहने से जो है वहाँ कोई शिराएं नहीं होती, कोई धमनियाँ नहीं होती, होते क्या है, स्रोतस ही है। लेकिन उस शब्द का जो है हमने प्रयोग किया है आचार्य। तो ये जो है 16-17 जो है आचार्यों ने जो है पर्याय जो है बताया। अब जो मेन बात आती है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ स्रोतस। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन की बात की है, असंख्य स्रोतस की बात की है यावंत तो ही मूर्ति मनते भाव विशेषण एवस्मिन सोत्सा प्रकार विषय, असंख्य स्रोतसों की, इनन्यूमरेबल, जिसकी संख्या हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरी जो बात की न्यूमरेबल, न्यूमरेबल में भी जो है बाह्य स्रोतस अभ्यंतर स्रोतस की बात की। फिर दृश्य और अदृश्य, जो दिखाई देने वाले हैं वो स्रोतस, और जो नहीं दिखाई देते हैं नेकेड आई से, जो हमको दिखाई दे देते हैं वो स्रोतस, और जो नहीं दिखाई देते लेकिन है स्रोतस, उस प्रकार से भी उन्होंने क्लासिफिकेशन। स्थूल और सूक्ष्म की बात की, जो मैक्रो एनाटॉमी वाले हैं, जो ग्रास स्रोतस हैं और जो माइक्रो स्रोतस है, उनकी भी बात की यहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन जो है हमने किया है। फिर ऊर्ध्व स्रोतस और अधो स्रोतस, इसकी भी बात जो है आचार्यों ने की है। चैनल्स इन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड चैनल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इनकी भी जो है क्लासिफिकेशन में बात की। फिर बहिर्मुख स्रोत और अंतर्मुख स्रोतस, जिनके बाहर मुख हैं वो स्रोतस, और अंतर्मुख वाले स्रोतस, ये भी जो है आचार्य ने जो है बात की। विद रेफरेंस हमने जो है इसमें चर्चा की है। दोष व स्रोतस की भी चर्चा की है चरक विमान स्थान में। फिर धातु व स्रोतस की बात की, 7 धातुओं के समान स्रोतस। मल व स्रोतस की भी बात की है। महास्रोतस की बात करती है आचार्य चरक ने जो है महास्रोतस की बात की। आभ्यंतर रोग मार्ग और बाह्य रोग मार्ग की भी बात की कि ये भी जो है रोग के मार्ग हैं, और जो जो मार्ग हैं, चैनल है, दैट इज कॉल्ड स्रोतस। तो ये भी जो है क्लासिफिकेशन में जो है चर्चा की। फिर कर्ण स्रोतस की भी चर्चा की, नासा स्रोतस की बात की है, स्तन्य स्रोतस की भी चर्चा की है, योनि कर्णिका स्रोतस की बात की है, मुख स्रोतस की बात की है, फल स्रोतस की बात की है, और उरह स्रोतस की भी जो है बात जो है ये हमारे क्लासिकल रेफरेंस में जो है लिखा है। ये नहीं कि हमारे जो है जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसमें जो है हमको जो है आयुर्वेदिक लिटरेचर में जो है इनके रेफरेंस जो है हमको मिलते हैं। शब्द वह स्रोतस की बात की है, संज्ञा वह स्रोतस की बात की है, लोमकूप वह स्रोतस की बात की है, मर्म स्रोतस की भी बात की है, आचार्य चरक ने सिद्ध स्थान में बात की, मनोवह स्रोतस की बात की, और अश्रु वह स्रोतस की भी बात की। तो ये जो रेफरेंस आते हैं उन सब की जो है हमने यहाँ पर जो है चर्चा जो है की है। तो ये जो है मेन जो है हमने एक टेबल बनाई है कि जो है आचार्य चरक ने जो है जो स्रोतस माने हैं और किस किस के कौन कौन से मूल माने हैं। तो ये हम जो है इंडिविजुअल स्रोतस की जब बात करेंगे तो उसमें भी बात करते हैं। प्राणवाह स्रोतस के हृदय और महास्रोतस जो है आचार्य चरक ने मूल बताए हैं, जबकि सुश्रुत में जो है हृदय और रसवाहिनी धमनियों की बात की, जबकि वाग्भट ने जो है हृदय और महास्रोतस बात की। उदक व स्रोतस में तालुक लोम की बात जो है सभी आचार्यों ने की है। अन्न व स्रोतस में आमाशय की सब ने चर्चा की है, लेकिन चरक और वाग्भट ने जो है वाम पार्श्व की बात की है, जबकि अन्नवाही धमनियों की बात आचार्य सुश्रुत ने की। यानी कि आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय में थोड़ी सी मतभिन्नता है स्रोतसों के मूल के संबंध में, लेकिन अर्थ वही निकलता है। इसी प्रकार से जो है रस व स्रोतस में हृदय सभी ने माना है, और 10 धमनियाँ जो हैं आत्रेय संप्रदाय ने कहा है, जबकि सुश्रुत धन्वंतरी संप्रदाय ने जो है रसवाही धमनियों की बात। रक्त व स्रोतस में जो है सभी ने जो है यकृत और प्लीहा को माना है। मांस व स्रोतस में जो है स्नायु और त्वचा को जो है सभी आचार्यों ने गिना है, जबकि मेदो व स्रोतस में जो है वृक्क और वपावहन जो है आत्रेय संप्रदाय ने कहा, जबकि धन्वंतरी संप्रदाय ने जो है कटी वृक्कोच, इस प्रकार से जो है बात की है। और जो है अस्थि व स्रोतस जो है सुश्रुत ने नहीं गिना है, जबकि चरक और वाग्भट ने गिना। इनमें मेद और जगन प्रदेश की बात की। मज्जा व स्रोतस भी सुश्रुत ने नहीं लिया, और स्वेद व स्रोतस भी जो है आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है। तो जो मज्जा व स्रोतस है वो अस्थि और संधि उसका मूल है। अस्थि व स्रोतस का मेद और जगन है। स्वेद व स्रोतस का जो है मेद और लोमकूप है। और
जो शुक्रवार स्रोतस है उसका विषम और शेप बताया है, जबकि इनने जो है स्तन और विषम, जबकि वाग्भट ने स्तन, मोस्ट और मज्जा। ये इस प्रकार से हमने मूल बताए हैं उन स्रोतसों के। पुरीश्वर स्रोतस में पक्वाशय और स्थूलगुद की बात की है, जबकि सुश्रुत ने जो है गुदा और पक्वाशय की बात की है, और आर्तव स्रोतस में जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है गर्भाशय और आर्तव वाहिनियों की बात की है। आचार्य चरक ने जो है स्रोतो विमान में जो है आर्तव स्रोतस की बात नहीं की, लेकिन चिकित्सा स्थान में जो है रजव स्रोतस की जो है बात की है, यानी कि वहाँ पर जो है आर्तव स्रोतस की भी कल्पना की है। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे जो है इन्यूमरेबल और न्यूमरेबल स्रोतस, और ये जो स्रोतस हैं आचार्य चरक ने जो बताए हैं वो जो है लगभग 13 स्रोतसों की जो है बात की है, और 14 स्रोतस जो है आर्तव स्रोतस, जबकि सुश्रुत ने जो है 11 स्रोतस की बात की है, और बताया कि प्रत्येक जो है 2 होते हैं। 11 स्रोतस होते हैं और प्रत्येक 2 होते हैं, और वो जो है योगवाही की बात की कि ये योगवाही स्रोतस है। तो ये 11 स्रोतस जो हैं योगवाही स्रोतस अर्थात माइक्रो चैनल्स हैं। कार्य की बात करें, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्रोतस, ऑल द स्ट्रक्चर एंटाइटी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्रोतस as long as these channels are circulation performed and their normal function of the body remain free from disease. Srotas carry the elements undergoing to transportation of their destination, and Srotas maintain and nourish the structural entirety of the body or prevent their diminution. इसके अलावा जो है वो जो है दे एक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट मल्स फ्रॉम द अदर and carry the vital breath for the good health. All the dosh, dhatu, mal, updhatu, man, prana, anna, udak, malakhya and prasadakya dhatu are transported in the body through srotas. Any abnormality of dhatus causes abnormality in other dhatus, and srotas are leading to diseases, and they carry the sensory and motor impulses in the बॉडी। मनोवह स्रोतस में जो है हमारे यहाँ चर्चा की है कि किस प्रकार से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इम्पल्स जो है जाते हैं। डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ डिफरेंट भाव्स ऑफ द बॉडी इन द इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्रोतस। जो हमारे भाव हैं मन के, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर बात की। मनोवह स्रोतस की भी हमारे यहाँ कल्पना की कि आज हम अभी यहाँ पर हैं और कुछ ही क्षणों में जो है कहाँ चले जाते हैं, घर पर। तो वो हमारा मन है, यहाँ से वहाँ चला गया। स्रोतस एक चैनल है, वो कैसे चैनल बना है उसका जो है हमको अभी तक पता नहीं चल पाया, उसकी खोज किया जाना बाकी है। फंक्शन क्या फंक्शन है? ग्रहण कर, स्टोरेज करना, ये स्रोतस करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ द साइनसेस ऑफ लीवर। ग्रहण कर करता है। पाचन कर, डाइजेशन किसके द्वारा होता है? स्टमक की मेम्ब्रेन और उनके द्वारा। पोषण कर किसके होता है? लिम्फ और ब्लड वेसल्स के द्वारा। निसरण कर, एलिमिनेशन किसके द्वारा होता है? फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ आई, नोज और यूरिनरी ट्रैक के द्वारा जो है निसरण, एक्सक्रीशन। श्रवण कर, फंक्शन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। शोषण कर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इन कैरी आउट द स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अदर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। एंड वहन कर, कैरी, फंक्शन ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेसल्स। बॉडी की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो सारा जो है वहन कर्म करती है। विवेचन कर्म, सिलेक्टिविटी, इट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डुओडेनम एंड किडनी। सिलेक्टिव का काम करता है।